तो आज हम जिन डिफेंस रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल आर्टिकल्स को खंगाल रहे हैं, उनका फोकस है फ्रांस की एक नई और काफी आक्रामक परमाणु नीति पर। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट्स अलग-अलग राजनीतिक नजरियों से आती हैं, पर हमारा काम बस इन तथ्यों को सामने रखना है बिना किसी का पक्ष लिए। हाँ, एकदम। हमारा मिशन आज की इस विस्तृत चर्चा में ये डिकोड करना है कि फ्रांस आखिर कर क्या रहा है और पूरे यूरोप के लिए इसके क्या मायने हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के उस हालिया भाषण से, जिसने हर जगह हलचल मचा दी है। सही कहा। वो ब्रेस्ट बंदरगाह के पास इले लॉन्ग बेस पर थे। हाँ, एक न्यूक्लियर सबमरीन के ठीक सामने खड़े होके। और उन्होंने साफ कह दिया कि अगले 50 साल परमाणु हथियारों का युग होंगे। असल में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था कि फ्रांस सच में अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने वाला है। एकदम सही। मैं भी जब पढ़ रही थी तो हैरान थी। अभी उनके पास करीब 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और 2036 में वो द इनविंसिबल नाम की एक नई परमाणु पनडुब्बी भी लॉन्च कर रहे हैं। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस ने फैसला किया है कि वो दुनिया को कभी नहीं बताएगा कि उसके पास सटीक कितने हथियार हैं। डिटरेंस में, यानी दुश्मन को डराकर रोकने की रणनीति में सस्पेंस बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसी सस्पेंस को वो एडवांस डिटरेंस यानी उन्नत निरोध कह रहे हैं। लेकिन फ्रांस इसमें अकेला नहीं है। नहीं, 8 और यूरोपीय देश इसमें उनके भागीदार बन रहे हैं। यूके, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, स्वीडन और डेनमार्क भी। इस पूरे गठबंधन का जो मकसद है उसे पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने बहुत सीधे शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था कि हम दोस्तों के साथ हथियार बढ़ा रहे हैं ताकि दुश्मन हमला करने की हिम्मत ही ना करे। पर सवाल ये उठता है कि जमीन पर ये सब काम कैसे करेगा? वही तो, क्या फ्रांस के परमाणु बॉम्बर विमान सीधे जाकर जर्मनी या पोलैंड के एयरबेस पर खड़े हो जाएंगे? अगर हम इसे बड़े तस्वीर से जोड़ें तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। फ्रांस की स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स, जिसे FAS कहते हैं, और उनकी फोर्स डिफ्रैप, जो मूल रूप से उनकी स्ट्राइक फोर्स है, जिसका काम ही दुश्मन के मन में खौफ पैदा करना है। हाँ, वो अब सिर्फ फ्रांस की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। वो इन 8 सहयोगी देशों के एयरबेस भी इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अलावा स्पेस बेस्ड अलार्म सिस्टम और ड्रोन या मिसाइल डिफेंस के मामलों में भी एक दूसरे के साथ एडवांस तकनीक शेयर की जाएगी। यहाँ पर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ तो सब मिलकर काम कर रहे हैं और एयरबेस शेयर हो रहे हैं। लेकिन क्या इन 8 देशों को बदले में फ्रांस से सुरक्षा की कोई पक्की गारंटी मिल रही है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब है नहीं। कोई स्पष्ट गारंटी नहीं है। 1960 के दशक में पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने जो रणनीतिक नीतियां बनाई थीं, ये उसी का एक विस्तार है। बिल्कुल। लेकिन 1960 के बाद से ये फ्रांस की नीति में सबसे बड़ा बदलाव भी है। कैच ये है कि अगर परमाणु मिसाइल दागनी हो तो उसका फाइनल बटन और एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पास रहेगा। जमीन और एयरबेस इन देशों के इस्तेमाल होंगे, लेकिन मिसाइल दागने का फैसला सिर्फ फ्रांस लेगा। और वो फैसला फ्रांस किन हालात में लेगा, उसे भी जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है। फ्रांस ने कहा है कि वो अपने महत्वपूर्ण हितों या वाइटल इंटरेस्ट पर खतरा होने पर हमला करेगा, लेकिन इन हितों की कोई साफ परिभाषा नहीं दी गई है, ताकि दुश्मन को कभी अंदाजा ही न लगे कि फ्रांस की रेड लाइन आखिर है कहाँ। इसके साथ ही फ्रांस और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच जो समझौता हुआ है वो भी अहम है। रिपोर्ट साफ करती हैं कि यह नया सहयोग नाटो की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी ताकत को एक एक्स्ट्रा बैकअप देने के लिए है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो असल में चल क्या रहा है? ये साफ है कि ग्लोबल सिक्योरिटी का ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। तो उसे बैठे रहने के बजाय भविष्य के खतरों के लिए खुद को नए तरीकों से तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। इस नई नीति के तहत फ्रांस ने परमाणु हमले का फैसला करने का पूरा एकाधिकार अपने पास रखा है। लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जो 8 देश फ्रांस के इन खतरनाक बॉम्बर्स को अपने यहाँ जगह देंगे, कल को अगर कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो जोखिम सबसे ज्यादा उन्हीं पर होगा। दुश्मन का पहला निशाना तो वही एयरबेस बनेंगे। ताकत और खतरे का ये जो भारी असंतुलन है, क्या यह संकट के समय इन नए यूरोपीय सहयोगियों के बीच कोई बहुत गहरी कूटनीतिक दरार नहीं पैदा कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में यूरोप के भविष्य को तय कर सकता है।